मनीषा शर्मा और मैं दोबारा से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है लाइफ प्रोसेस चैप्टर, हम 10th क्लास का कर रहे थे और पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि हमारा जो फूड होता है वो किस तरीके से ह्यूमन बीइंग की बॉडी में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो हमने उसमें पढ़ा था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन से पार्ट का क्या काम होता है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। अच्छा बच्चों, एक टर्म होती है ब्रीदिंग। लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही समझते हैं, पर ऐसा है नहीं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग मतलब होता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, बस इतना सा होता है ब्रीदिंग। पर अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन इससे थोड़ा सा अलग होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग थिंग्स जो हैं वो फूड की हेल्प से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग थिंग्स जो हैं वो फूड की हेल्प से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ब्रीदिंग क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, बस सांस लेना सांस छोड़ना, ये हमारा ब्रीदिंग होता है। बट अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन एक पूरी प्रोसेस होती है जिसमें हम फूड से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें यूजुअली ज़्यादातर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन जो है, कुछ ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती या फिर काफ़ी लिमिटेड सप्लाई अगर ऑक्सीजन की हो तब भी वो रेस्पायर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारे जो रेस्पिरेशन है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, मैंने आपके सामने एक चार्ट की फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में रखा हुआ है दोनों का डिफरेंस। इससे इजीली आपको समझ भी आएगा और लर्न करने में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम बच्चों कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और साथ के साथ लर्न करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिले क्वेश्चंस करने में। ठीक है ना, तो जान लेते हैं कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, और इसको हम डिफरेंस की फॉर्म में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसका मतलब होता है जब हम फूड का ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड ब्रेक डाउन होता है और फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? ठीक है भाई, तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमें क्लियर हो चुका है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब फूड ब्रेक डाउन होगा और उससे हमें एनर्जी मिलेगी, इस प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, उस प्रोसेस को हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो देखो, एक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो अलग होंगे, और एक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसके साथ जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वो कुछ अलग होंगे। तो देखो, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है फूड का, तो जो हमारे एंड प्रोडक्ट होते हैं, फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं फूड के ब्रेक डाउन होने के बाद, तो वो क्या होता है, एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी, पर उसके साथ क्या क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं। और जब हम बात करते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, तो जो हमारे एंड प्रोडक्ट होते हैं वो या तो लैक्टिक एसिड हो सकता है
या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल हो सकता है। तो होता क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में दो कंडीशंस बनती है। एक कंडीशन में फाइनल प्रोडक्ट एनर्जी के साथ लैक्टिक एसिड बनता है और एक कंडीशन में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल बनता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है और कौन सी कंडीशन होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल बनता है। तो आई होप इतना एरोबिक और एनारोबिक में जो डिफरेंस हमने पढ़ा वो आपको क्लियर हो गया होगा। साथ के साथ इसको याद करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या डिफरेंस है, एरोबिक रेस्पिरेशन को ज़्यादा टाइम लगता है एनर्जी रिलीज करने में। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो उसको ब्रेक डाउन होने में, एनर्जी ऑब्टेन करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। पर वहीं अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एक फास्ट प्रोसेस है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन एक फास्ट प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड ब्रेक डाउन हो रहा है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होने वाली है हमारी वो ज़्यादा रिलीज होगी। ठीक है, और जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा फूड तो कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में। मतलब इस केस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है एरोबिक के केस में और एनारोबिक के केस में एनर्जी कम रिलीज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल, अब हम जानते हैं कि भाई कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक की अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में होता है। ठीक है, ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स, यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि हायर प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स को आप कंसिडर नहीं कर सकते। जितने भी हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स होते हैं उन सब के अंदर होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ईस्ट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ह्यूमन मसल सेल एक्सेट्रा, इन सब के अंदर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। आई होप आपको सारे के सारे डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है, रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन में मैंने आपको बोला था कि जो यहाँ पे हमने देखा था, हाँ यहाँ पे हमने देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं और एनारोबिक के केस में एक ऐसा केस होता है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है और एक ऐसा केस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल बनता है। तो अब वही केसेस हैं कि ग्लूकोज हमारा जो फूड होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। फिर वो ऑक्सीजन की या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो भी है एरोबिक एनारोबिक जो भी प्रोसेस होगी ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, फिर ब्रेक डाउन होगा और फिर हमें एनर्जी मिलेगी। तो अब हम देखने वाले हैं कि ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है वो किस तरीके से होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन है तो किस तरीके से होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो किस तरीके से होगा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ये ग्लूकोज की। ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, C6H12O6 ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब होता क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपको पता है जो भी सेल होते हैं, सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। उस साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। ठीक है, ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट में। अब पायरुवेट क्या होता है, कोई नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं होता, ये एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एक 3 कार्बन कंपाउंड में और यहाँ पर भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सबसे पहली प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। पहले ग्लूकोज क्या होगा, एक छोटे पार्ट में डिवाइड होगा और फिर वहाँ से फर्दर ब्रेकडाउन शुरू होगा। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एक 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर ब्रेकडाउन होगा जिसको हम पायरुवेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आती हैं 3 कंडीशंस। 3 कंडीशंस कौन सी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन 3 कंडीशंस में हमारा पायरुवेट ब्रेकडाउन होगा। या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, बिल्कुल ऑक्सीजन होगी ही नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो तीनों को एक बार पढ़ते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। हमने एग्जांपल ले लिया कि ईस्ट के अंदर मान लो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, और भी ऑर्गेनिजम्स में होता है ये, पर हमने एक एग्जांपल ले लिया इन ईस्ट। तो होता क्या है, जब ईस्ट के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आते हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, तो क्या होता है, पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेकडाउन होगा और हमारे पास प्रोडक्ट आएगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी होती है, ये कंडीशन होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है। अब बात कर लेते हैं कि जब ऑक्सीजन हमारे पास पूरी सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है तब क्या होता है। अब हमारा पायरुवेट ब्रेकडाउन होने वाला है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब जहां पर हमारे पास पूरी प्रॉपर अमाउंट में जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर का एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है। जब भी हमारी बॉडी में कहीं पर भी किसी भी चीज़ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो सब आकर इस माइटोकॉन्ड्रिया से ये हेल्प मांगता है कि भाई हमको चाहिए एनर्जी, तो हमको एनर्जी दे दे। तो ये क्या करता है, ये पहले से एनर्जी बनाता रहता है और एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो जब भी कोई एनर्जी मांगने आता है तो उसको एनर्जी एटीपी को ब्रेक डाउन करके दे देता है। तो ये प्रोसेस चलती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो हमने पढ़ लिया कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है। अब एक कंडीशन आती है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आर मसल सेल। हमारी मसल सेल के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसा कब होता है, कब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है। देखो होता क्या है, आजकल आप लोग जानते हैं कि टाइम ऐसा आ गया है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी रही नहीं है। पहले तो बहुत फिजिकल एक्टिविटी होती थी, बच्चे शाम को खेलते थे घरों के बाहर और पूरी गलियां भरी हुआ करती थी, सब लोग बाहर खेलते थे। अब फिजिकल एक्टिविटी बची ही नहीं है। सुबह स्कूल जाएंगे, फिर शाम को ट्यूशन्स हैं, फिर ट्यूशन्स के बाद होमवर्क है, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो खेलने का बच्चों को टाइम तो मिलता नहीं है, तो फिजिकल एक्टिविटी कुछ होती नहीं है। फिर होता क्या है, जब हम कोई बाई चांस मान लो स्कूल में गेम्स का पीरियड लग गया, उस दिन आपने कुछ ज़्यादा ही गेम खेल लिए, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल लिया, बहुत ज़्यादा बैडमिंटन खेल लिया, कोई गेम खेल लिया आपने एक दिन बहुत ज़्यादा। अब उस दिन क्या होगा, आपके घर में आने के बाद आपकी बॉडी में बड़ा पेन होता है कि हाय आज तो हमने पता नहीं क्या कर लिया, हाथ दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। अब वो क्या होता है, उस टाइम पे जब हम मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमारी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि जब हम कुछ खेलेंगे तो हमें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो जल्दी जल्दी फूड को ब्रेक डाउन होना है, जल्दी जल्दी फूड को ब्रेक डाउन होना है तो ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। पर ऑक्सीजन का सप्लाई तो लिमिटेड ही है, उतना ही है, पर हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अब रिक्वायरमेंट बढ़ गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन आ जाती है हमारी मसल सेल के अंदर। तो उस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी में एक लैक्टिक एसिड बनता है एनर्जी के साथ, और ये जो लैक्टिक एसिड होता है इसी की वजह से हमारे हाथ पैर मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। जो जिम वगैरह करते हैं शुरू में शुरू करते हैं तो उनको भी आपने सुना होगा, बोलते हैं कि भाई हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो जो हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में जब वो बहुत टाइम बाद फिजिकल एक्टिविटी शुरू करते हैं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में उनकी मसल सेल जो है रेस्पायर करती हैं और उनकी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है एनर्जी के साथ। तो ये जो लैक्टिक एसिड है यही वो पेन क्रैम्प्स को पैदा करता है। क्रैम्प्स टर्म हम यूज़ करते हैं उस पेन के लिए मसल्स के। तो क्रैम्प्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो इस लैक्टिक एसिड की वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि किस किस तरीके से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एब्सेंस में, लैक ऑफ ऑक्सीजन में किस तरीके से हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की, कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है।
देखो, प्लांट्स के अंदर की रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये हम सबको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, है ना। तो होता क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फूड बनाते हैं और वहाँ से ग्लूकोज के साथ ब्रेक डाउन, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और ऑक्सीजन, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन वो बाहर रिलीज कर देते हैं जो कि हमारे काम आती है। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। पर आपको पता है, सुना होगा आपने कि रात के टाइम पे जो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक और ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। ये आपने सुना होगा कि रात के टाइम प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते। अब उसका रीज़न क्या होता है कि वो ऑक्सीजन रात को रिलीज नहीं करते। होता क्या है, प्लांट्स जो हैं वो जो फूड का ब्रेक डाउन करते हैं वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसकी हेल्प से करते हैं। अब रात के टाइम पे सनलाइट तो होती नहीं है ना। जब रात के टाइम पे सनलाइट नहीं होती तो वो फूड नहीं बनाएंगे तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन भी नहीं करेंगे। जब वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो जो ऑक्सीजन बनती है एज अ फाइनल प्रोडक्ट, जब वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं तो एनर्जी के साथ साथ वहाँ पर क्या ऑक्सीजन और वाटर निकलता है। तो जब वो फूड ही नहीं बना रहे, ग्लूकोज ब्रेक डाउन ही नहीं कर रहे, तो ऑक्सीजन कैसे निकलेगी। जब ऑक्सीजन बनेगी नहीं तो निकलेगी भी नहीं। तो इस वजह से रात के टाइम पे जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते। तो बस इतना सही टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है जो कि बिल्कुल क्लास के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी और इस क्वेश्चन को आपको करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना टॉपिक यहाँ पर क्लियर हुआ है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी हर एक वीडियो के एंड में इसी तरीके का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखूं, ताकि वीडियो का एंड होने के बाद आप एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करके देखें कि अगर आपको ये आंसर आता है, आप कर पाते हैं, तो मतलब आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ आ गया। अगर आपको प्रॉब्लम होती है आंसर करने में तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, क्लियर करें और आंसर को खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। अब होता क्या है, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स और एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स। इन दोनों में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैसे, देखो, रेस्पिरेशन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो हवा से ऑक्सीजन को लेते हैं, एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो वाटर से लेते हैं। तो वाटर जो होता है ना, उसमें जो डिजॉल्व्ड अमाउंट होता है ऑक्सीजन का वो कम होता है एयर के कंपैरिजन में। एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। तो जब एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन करते टाइम हमारा एक बार में ही काफ़ी अमाउंट में ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। पर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं और वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, तो वो एक बार में जितनी ऑक्सीजन लेते हैं वो कम होती है, तो उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो बढ़ जाता है। मतलब 1 सेकेंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर हम जितनी सांस लेंगे, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो हमसे ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की लो होती है और एक्वेटिक एनिमल्स की हाई होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम किसका पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग का ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है और कौन सा पार्ट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
अब ये देखो, ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देखो, जो हमारी एयर एंटर करती है वो हमारे नोस्ट्रिल से एंटर करती है, नोस्ट्रिल मतलब नाक से एंटर करती है, ठीक है। नाक के अंदर, नोस्ट्रिल के अंदर हमारी दो चीज़ें होती है, एक हेयर्स होते हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और दूसरा होता है म्यूकस। इन दोनों का काम क्या होता है, ये जो नेसल कैविटी आपको दिखाई दे रही है ना, ये नेसल कैविटी, इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होते हैं हेयर्स और दूसरा होता है म्यूकस। इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। हेयर्स का काम क्या होता है, जो एयर हमारे नोस्ट्रिल के अंदर एंटर कर रही है उसके अंदर बहुत सारे जो है डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो हेयर क्या करते हैं, उस डस्ट पार्टिकल को फिल्टर कर लेते हैं एयर से, ठीक है, निकाल लेते हैं। और म्यूकस का क्या काम होता है, म्यूकस का काम होता है उस डस्ट पार्टिकल को वहीं पर स्टिक कर लेना। मतलब म्यूकस जो होता है वो स्टिकी चिपचिपा पदार्थ होता है, तो वो क्या करता है म्यूकस, उस जितना भी डस्ट पार्टिकल है, मिट्टी वगैरह है, वो सारी की सारी जो हेयर से रिफाइन होती है उसको वहीं पर नोज के अंदर स्टिक करके रख लेता है और उसको अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। ये काम किसका होता है, म्यूकस का होता है। फिर यहाँ पर ये थ्रोट है हमारा, इस थ्रोट के अंदर होते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेजेस, ठीक है। इस थ्रोट के अंदर क्या होते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं। रिंग ऑफ कार्टिलेजेस का क्या काम होता है, वो एयर को कोलैप्स करने से रोकते हैं, ठीक है, एयर को कोलैप्स करने से रोकते हैं, और हमारी जो एयर है वो यहाँ से होते हुए यहाँ लंग्स में चली जाती है। अब लंग्स के अंदर आपको ये छोटी छोटी पाइप दिखाई दे रही होंगी, छोटी छोटी यहाँ पे पाइप दिखाई दे रही होंगी, पतली पतली। ये जो छोटी छोटी पतली पतली पाइप होती हैं ये डिवाइड हो जाती हैं लंग्स के अंदर जाने के बाद। यहाँ से आपको कॉमन पैसेज दिखाई दे रहा था, और फिर इस लंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको छोटे छोटे ब्रांचेस दिखाई दे रही होंगी। ब्रांचेस के बाद इन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई बोलते हैं इनको, ठीक। अब ये जो ब्रोंकाई होती है ये लास्ट में आपको एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी। ये लास्ट में छोटे छोटे बलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। अब ये जो एल्वियोली होती है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो ऑक्सीजन हमारी एंटर कर रही होती है वो फाइनली जाकर इन एल्वियोलीज में ही स्टॉप, फाइनली जाकर यहीं से हमारी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर मिक्स होती है, ठीक है। अब होता क्या है, एल्वियोली से जो एयर है वो जाने वाली है, ऑक्सीजन जो है वो जाने वाली है हमारी ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर तो तभी जाएगी ना जब ब्लड वेसल्स होंगी। तो ये जो एल्वियोली होती है ना, इस एल्वियोली के साथ बहुत सारे ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं। जैसे ये मान लो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है एल्वियोली, इसके साथ हमारी बहुत सारी ऐसे वीन्स और आर्टरीज ऐसे कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब होता है क्या है, मान लो ये आर्टरीज है, आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो होता क्या है, अभी यहाँ पर ऑक्सीजन आई एल्वियोली के अंदर, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारी आर्टरीज के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन से ऑक्सीजन जो है वो लो कंसनट्रेशन में, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाएगी, इसको डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि ऑक्सीजन आई है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा और आर्टरीज में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, तो ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोली से हमारी आर्टरीज में चली गई, ठीक है। अब मान लो ये वाली जो आपकी है ये आपकी है वीन्स। वीन्स क्या करती है, सारी जगह से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लेकर आती है, सारे सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लाती है। अब ये जो वीन्स हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लाई है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एल्वियोली के अंदर चली जाएगी जहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ कलेक्ट हो जाएगी और फिर यहाँ से नोस्ट्रिल के थ्रू दोबारा से बाहर आ जाएगी। तो किस तरीके से ऑक्सीजन एल्वियोली से गई हमारी आर्टरीज में वो आपको समझ आ गया होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से हमारी वीन्स से एल्वियोली के अंदर गई वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर ये लास्ट में आपको डायफ्राम दिखाई दे रहा होगा। डायफ्राम क्या होता है, ये एक रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है, ये एक रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या काम होता है, जब हम सांस अंदर लेकर जाते हैं तो आपको पता है हमारे लंग्स जो है वो स्वेलअप हो जाते हैं, है ना। जब हमारे लंग्स स्वेलअप होते हैं तो लंग्स को जगह एक्सपेंड कर रहे हैं लंग्स, तो लंग्स को जगह चाहिए, तो लंग्स को जगह चाहिए तो ये जो डायफ्राम है ये ऐसे नीचे आ जाता है, ठीक है, और लंग्स को जगह मिल जाती है, लंग्स को जगह मिल जाती है तो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं। फिर होता क्या है, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो दोबारा से लंग्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो डायफ्राम वापस अपनी जगह पर ऊपर चला जाता है। तो डायफ्राम का वही काम होता है कि लंग्स को जगह देता है जब उसको एक्सपेंड करना होता है, और जब दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे लंग्स तो डायफ्राम दोबारा से ऊपर अपनी पोजीशन पर चला जाता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस एल्वियोली का, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, और इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया भी है, ठीक। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो होता क्या है कि अब नॉर्मल अगर स्मॉल बॉडी होती, सिंपल बॉडी होती, तो क्या होता है, एक डिफ्यूज़न ही काफ़ी होता है ऑक्सीजन को हर एक पार्ट तक पहुंचाने में। पर आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बॉडी है हमारी, तो ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू पूरे बॉडी में नहीं जा सकती, ठीक है, उसको कोई ना कोई कैरियर चाहिए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो उसको लेकर हर एक सेल तक पहुंचाए, है ना। और हमारा वो कैरियर वाला काम कौन करता है, ब्लड करता है। अब ब्लड के अंदर भी कोई होता होगा जो ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करे और कंबाइन करके उसको सारे सेल्स तक लेकर जाए और जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पर जाकर उसको रिलीज कर दे, है ना। तो हमारे ब्लड के अंदर ये काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। किसका होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब एक ऐसा पिगमेंट, एक ऐसा केमिकल जो रेस्पिरेशन में हेल्प करे, जो ऑक्सीजन को कैरी करे, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम करता है। इसकी बहुत ही हाई एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हाई एफिनिटी होती है। एफिनिटी मतलब एक अट्रैक्शन होता है ऑक्सीजन की तरफ, इसीलिए क्या करता है, जैसे ही ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एल्वियोली से ट्रांसफर होता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड अप कर लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है, एक बॉन्ड बना लेता है, और फिर उसको कैरी करके अपने साथ लेकर जाता है हर एक सेल तक, और फिर सेल के पास ले जाने के बाद उसको ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, ठीक है। ये काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। उसके बाद ये जो हीमोग्लोबिन है वो रेड इन कलर होता है। आपको पता है ब्लड जो है वो हमारा रेड इन कलर होता है, और वो किसकी वजह से होता है, ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हमारा जो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमने सारा कुछ पढ़ लिया है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, जो 2 टाइप थे रेस्पिरेशन के हमने वो भी पढ़ लिया। लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब किस तरीके से फूड जो है ब्रेक डाउन होता है वो भी हमने पढ़ा। फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, और प्लांट जो है वो रात के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज क्यों नहीं करते, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ब्रीदिंग रेट में जो डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करी है। तो वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो इस वजह से मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देती हूँ। आप अपना इस क्वेश्चन को आपको करने की कोशिश करना है विदाउट एनी चीटिंग, कोई भी चीटिंग नहीं करनी है, खुद से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब ह्यूमन बीइंग की बॉडी में लंग्स को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि मैक्सिमम एरिया एक्सचेंज हो सके गैसेस के लिए। मतलब गैसेस के लिए एरिया जो है वो एक्सचेंज के लिए जो एरिया है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा पार्ट है लंग्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है और जो एक्सपेंड होकर मैक्सिमाइज करता है एरिया को, ताकि मैक्सिमम गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो सके। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में जा सके, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोली में आ सके।
ठीक है, जो भी है आप इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करेंगे और आई होप आप ये क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में भी। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना जो भी टॉपिक आप चाहते हैं कि मैम ये वाला टॉपिक करवा दो, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आपके हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।